5 बिजनेसेस जो प्रोबेबली 1 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट से शुरू किए जाते बहुत सारे बिजनेस हैं। मेरी जितनी रील है पहली बात तो सारी ही वही है 10 से 15 हज़ार, और मेरी रील पे वाद विवाद होते ही इसी वजह से हैं? और बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं हाँ। सुनने में आसान है, करके दिखाओ। तो हम तो भाई करके बैठे मैं तो लोगों हेलो दोस्तों, आपने मेरे रील्स और शॉर्ट्स तो बहुत सारे देखे होंगे। आज मैं शुरू कर रहा हूं एक पॉडकास्ट का नया सीरीज, और ये डिफरेंट होने वाला है। मैं उन गेस्ट्स को इस पॉडकास्ट में बुलाने वाला हूं जो लोग खुद से बिजनेस करके बैठे हैं, लाइफ में कुछ अचीव किया है और लोगों को इस बात में हेल्प कर सकते हैं कि वो बिजनेस कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं, अपने बिजनेस को कैसे अपस्केल कर सकते हैं। मेरे पहले पॉडकास्ट के गेस्ट बहुत स्पेशल है। कार्तिक धीमान जी को मैंने बुलाया है। कार्तिक धीमान जी का अपना एक स्टार्टअप है जहां पे वो लोगों को बिजनेस कैसे करते हैं ये सिखाते हैं, एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं। अच्छी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, करीब 4.25 लाख फॉलोअर्स ऑलरेडी इनके हैं। वेलकम कार्तिक जी। थैंक यू सो मच राहुल जी फॉर इनवाइटिंग मी। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे आज लाइव मिलके लंबे टाइम बाद। तो कार्तिक जी के वीडियोस तो मैंने बहुत सारे देखे हैं। आज कार्तिक जी सबसे पहले तो अपने बिजनेस का खुलासा कीजिए, आप क्या करते हैं, कैसे लोगों को हेल्प करते हैं। सीधा मुद्दे की बात पकड़ ली आज आपने। बिल्कुल, मैं आपको राहुल जी अपने बिजनेस के बारे में बताऊं। मेरे मल्टीपल बिजनेसेस है करंटली। मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी है, मेरा मनी आई भी है। मनी आई एक्चुअली में हमारा एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर होता क्या है कि हम है ना लोगों को बिजनेस की नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं। जैसे आपको पता है कोई नया बंदा आज की डेट में कोई बंदा आ रहा है, उसके पास बिजनेस की नॉलेज ही नहीं है। आज के टाइम में अगर कोई बंदा है, कोई 8 क्लास का बच्चा है, उसको धंधे के बारे में जानना है, कहाँ जानेगा, उसको कोई बात ही करने नहीं देता। तो स्पेशली क्या है, मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि अगर कोई 18 प्लस है, वो बिजनेस की नॉलेज लेना चाहता है, सेल्स सीखना चाहता है, कम्युनिकेशन सीखना चाहता है, तो मैंने अपनी लाइव क्लासेस, कोर्सेज वगैरह सब कुछ उसके अंदर रखा है कि एक बार बंदा उसके अंदर निकल गया, बाहर जब निकलेगा वो ट्रेंड होके निकलेगा कहीं ना कहीं, और मेरा सपोर्ट हमेशा उस पर रहेगा ऑलवेज। तो कार्तिक जी, वैसे तो ये कहा जाता है कि जब आप काम करना सीखते हैं, बाहर निकलते हैं, तो ही आप चीज़ें सीखते हैं। तो ये एजुकेशनल कोर्सेज है, ऑनलाइन कोर्सेज है, या जो मैं भी खुद वर्कशॉप देता हूँ, इसमें आपका क्या मानना है? क्या ये सच में यूथ को हेल्प करता है? ये एक हद तक हेल्प करता है, देखो कहीं ना कहीं। क्योंकि मैं लोगों को कहता हूँ क्रिकेट खेलना आदमी कभी यूट्यूब से नहीं सीख सकता। यूट्यूब से सीख लोगे कि शॉट कहाँ मारना है, ये भी स्ट्रैटेजी है, इस तरीके से पीछे मार देगा, साइड में मार देगा, छक्के के लिए ये कर सकते हैं, डक कर सकते हैं, लेकिन छक्का लगेगा फील्ड में ही। बहुत भयंकर वाला एग्जाम्पल दे दिया है आपने। ऑप्शन नहीं है कोई मुझे कहेगी मुझे स्विमिंग सीखनी है, कहाँ सीखेगा? यूट्यूब पे। मैंने स्विमिंग सीखी, पहले मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता था, अच्छा स्विमिंग कैसे करते हैं, बट जब मैं 20 बार पूल में गया डेली बेसिस पे अपने शहर के अंदर, तो 21वें दिन जाके मुझे स्विमिंग आई। मुझे एक चीज समझ में आई, मैं कि यूट्यूब पे भैया नॉलेज मिल सकती है पर प्रॉफिट नहीं आ सकता धंधे में कभी भी। राइट। सो मोटा मोटा प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस बता सकते वेरी ट्रू, ताकि जो शुरू कर रहा है वो बड़ी वाली गलतियां ना करे। एग्री। राइट, ओके, वेरी नाइस। तो आपके जो मोस्टली कार्तिक जी वीडियोस रहते हैं उसमें आप दिखाते हैं कि कैसे कम बजट में कोई बिजनेस को शुरू किया जा सकता जी। तो कोई 5 बिजनेसेस जो प्रोबेबली 1 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट से शुरू किए जा। बहुत सारे बिजनेस हैं। मेरी जितनी रील है पहली बात तो सारी ही वही है 10 से 15 हज़ार, और मेरी रील पे वाद विवाद होते ही इसी वजह से। क्योंकि चक्कर क्या है कि हमें बचपन से सिखाया गया है कि आपको धंधा करना, आपको 10 लाख रुपए लगेंगे ही लगेंगे, और मैं मना नहीं करता, लगते भी है, ऐसी बात नहीं। बट वो है कि 15 हज़ार में शुरू हो सकता है। जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर ये कप है, अगर मुझे कप का बिजनेस करना है तो मैं कहता हूँ कि 10-15 हज़ार में आप 20 कप बनाओ, 20 बेचो, धंधा तो शुरू हो गया ना। सबसे बड़ी, मैं ये नहीं कह रहा कि 1 लाख प्रोडक्ट बनेंगे, 1000 बनेंगे, 10 भी बिक रहे हैं तो आपका धंधा शुरू हो रहा है, सबसे बड़ी बात। तो अगर मैं 5 बिजनेस आपको बताऊं, सबसे पहला जो मेरा फेवरेट है पर्सनली, वो है इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस। इवेंट मैनेजमेंट का एक लौता ऐसा बिजनेस है जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे शुरू होता है। छोटी बहुत अगर मैं टिप दूं कैसे शुरू होगा, बड़ा सिंपल है, आपको है ना पैकेज बनाने अपने। इवेंट मैनेजमेंट में आज के टाइम में डिफिकल्ट क्या है, मुझे मान के चलो बर्थडे पार्टी करानी है, तो मैं कोई इवेंट मैनेजर ढूंढूंगा या इवेंट कंपनी ढूंढूंगा, और इवेंट प्लानर मुझे जाके क्या कहेगा सबसे पहले, व्हाट्स योर बजट। राइट। और जिसका कम बजट होता है वो इसी बात में घबरा जाता है, मैं क्या बजट बताऊं। अगर आप ये प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दो, जो मिडिल क्लास के आदमी हैं, जो नॉर्मल फैमिलीज है बिल्कुल, उनके लिए अगर आप पैकेज बना दो, एक 5,000 वाला, एक 10,000 वाला, एक 20,000 वाला, कि वो अपने घर के अंदर अपनी बर्थडे प्लान कर सके। आप उसको बता दो, आप बताओ तीनों में से कौन सा पैकेज आपको चाहिए, 5,000 वाला, 10,000 वाला, हम 5,000 में ये डेकोरेशन वगैरह करेंगे, 10 में ये करेंगे, 20 में ये करेंगे, और अगर आप अपने हिसाब से कोई बजट बताना चाहते हो उस तरीके से भी कर देंगे। इसमें क्या होगा कि जो मिडिल क्लास का आदमी है ना, वो शर्माता है,
प्राइसिंग के उससे, क्योंकि उसको है ना इंसल्ट फील होती है अगर जब उसकी कहते हैं ना इनकम पे बात आ जाती है, कहीं ना कहीं प्राइसिंग की बात आ जाती है। आप देखा होगा जब हम मिडिल क्लास फैमिली से थे एक टाइम पे, तो हम है ना जहां कपड़ों के रेट सुनते कहीं पता लगे 400 की शर्ट है, वहां से पीछे हट जाते थे, ये नहीं बताते थे, हम कहते कलर पसंद नहीं आया। राइट, आई एग्री। तो अगर आप ये मिडिल क्लास लोगों के लिए 3-4 पैकेज बना दो इवेंट मैनेजमेंट में, तो मुझे लगता है, और ये लोगों ने किया भी है, तो मुझे लगता है कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कि हर गरीब का बच्चा भी जिसकी फैमिली में उसका पिता काम करता है 10,000 की सैलरी पे, तो मुझे लगता है कि उस पिता कहेगा भाई 3500 का पैकेज दे दे, 5,000 वाला, मेरे बच्चे का बर्थडे बन गया, और क्या चाहिए। मतलब जो स्मॉल स्केल के लोग हैं छोटे लेवल पे, उनका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस करने में कुछ नहीं लगता। ब्रांडिंग करो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ब्रांडिंग प्रीमियम रखो, लोगों की देख के सीखो, काम आपका हो गया। पैकेज निकाल दो, बंदे को पैकेज दो, प्रमोशन चलाओ, लोगों को डीएम भी करोगे अपने शहर के, तब भी काम हो जाएगा, तब भी 10-15 क्लाइंट मिल जाएंगे, 1000-1500 तब भी बच जाएंगे। ग्रेट। सो इवेंट मैनेजमेंट सबसे प्यारा बिजनेस है। और कोई बिजनेस? मेरा बड़ा फेवरेट बिजनेस है, और जो मैं करने वाला हूँ, मैंने बताया नहीं आज, कुल्हड़ का बिजनेस। बड़ा प्रीमियम बिजनेस है। कुल्हड़ का एक लौता ऐसा बिजनेस है जो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में 1 लाख से कम में शुरू हो जाएगा। क्योंकि कुल्हड़ की जो मशीन आती है वो 40,000 से शुरू हो जाती है, मैनुअल मशीन। तो 40-50 हज़ार की अगर आप मशीन लाओ, और जिसके अंदर डेली बेसिस पे आप 50 से 100 कुल्हड़ बना सकते हो पर डे बेसिस पे। तो वही है, आप अगर कोई छोटे कैफे भी पकड़ लो ना, आप 50-100 कुल्हड़ उन्हें भी डेली के सप्लाई करने शुरू कर दो, तब भी आपका धंधा शुरू हो जाएगा स्टार्टिंग लेवल पे। और वो फिर इंक्रीज करते करते आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि 6 महीने अगर आपने ढंग से माल रख लिया, क्योंकि कुल्हड़ मुझे बढ़िया क्यों लगता है, शेल्फ लाइफ नहीं है, सबसे बड़ी बात है। 1 साल का भी माल पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 6 महीने माल इकट्ठा कर लिया, 2000 पीस बना लिए, 5000 पीस बना लिए, बेचो। कार्तिक जी, वीडियोस में और पॉडकास्ट में ना लोग बड़े बड़े सपने देखना पसंद करते हैं। ट्रू। तो आप और मैं छोटे धंधों की बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है लोग सोचेंगे कि यार ये तो बड़े छोटे धंधों की बात कर रहे हैं? छोटे की बात करनी पड़ेगी एक्चुअली। राहुल जी, चक्कर क्या है ना, हम है ना छोटी फैमिली से उठे हैं। बड़े वाले लोगों के पास अपॉर्चुनिटी भर भर के पड़ी है। आज मैं 1 करोड़ रुपए गुड़गांव में बैठा हूं इस टाइम, अगर मैं गुड़गांव में 1 करोड़ रुपए लेके जाऊं, मुझे लोग 50 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बता देंगे। आप यहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लो, आपको इतना बेनिफिट मिल जाएगा। जिस बंदे की जेब में है ही 15,000, उसको बता दो कौन क्या बताएगा, है ही नहीं कोई। गॉट इट। हमारा और मेजर स्केल वही है। हमने एक ESBI मॉडल समझा। रिच डैड पुअर डैड में एक लाइन कही जाती है, 95% लोग इंडिया में गरीब है, अब 5% लोग अपर क्लास हैं। अब लोग क्या कर रहे हैं, उन 5% के पीछे पड़े हुए हैं। अब 95% का तो किसी को सोचना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और शुरुआत देखो छोटे से होती है। वेरी गुड, थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा आपका। तो 2 बिजनेस हमने अभी तक शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं। एक तो अपना हो गया इवेंट मैनेजमेंट, एक कुल्हड़ बनाने का। और बताइए। एक बिजनेस और जो सबसे प्यारा बिजनेस मुझे लगता है, वो लगता है पेपर प्लेट बनाने का। वो भी सेम है, उसकी भी 40-50 हज़ार की मशीन आती है, और डिमांड इतनी है, मैं आपको बताऊं, ये जो डिस्पोजल की आइटम होती है ना, हम लोग छोटा सोचते ही नहीं है। अगर आप छोटा सोचोगे ना, बारीकी में जाओगे। एक मैं लेसन बताता हूँ बड़ा, जो लोगों को लगता है सर ऐसा क्या बिजनेस करे 1 करोड़ का धंधा हो जाए, हर बंदा पूछता है मेरे से। अब मैं लोगों को एक चीज कहता हूँ, और वे घबराते भी है कुछ करने से, सर अगर ये फेल हो गया तो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर ये मेरे सामने माइक है, ठीक है, इस माइक की जो फोम लगी है ना, ये जो मैन्युफैक्चर कर रही होगी, ये भी 1 करोड़ का धंधा कर रही होगी। इसके ऊपर की जो प्लास्टिक है, ये भी 1 करोड़ का धंधा कर रही होगी। आज मैं कोई जोधपुरी सूट पहन के बैठा हूँ, ये भी 1 करोड़ का धंधा कर रहे होंगे। हर इंडस्ट्री करोड़ों का धंधा कर रही है। पहले तो ये मिथ निकाल दो कि ये धंधा चलेगा नहीं चलेगा, ये सोचो हमसे होगा नहीं होगा, पहली बात तो। वेरी गुड। अच्छा, ऑडियंस को एक चीज़ और बीच में मैं बता देता हूँ डायरेक्ट। हम बहुत सारे बिजनेसेस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये आइडियाज़ ना यूट्यूब पे हर जगह आपको हो सकता है मिल जाए, लेकिन हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि इन बिजनेसेस को आप एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं, बिजनेस के प्रिंसिपल्स क्या है। बिजनेस को ढूंढने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। ये जो भी हम पॉसिबली बात कर रहे हैं ना, जिन भी बिजनेसेस की, ये सारे बिजनेस शायद यूट्यूब पे ऑलरेडी होंगे, लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसा मॉडल लेके आए हैं जहां पे इन बिजनेसेस को हम एक साथ शॉर्टलिस्ट करके आपको बता रहे हैं, और पॉसिबली जब आप इनको शुरू करेंगे तो क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, कैसे आप उनको बेटर बना सकते हैं, ये चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए, और मुझे भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे और भी पॉडकास्ट देख पाएँ, और कार्तिक जी को भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। जैसे मैंने बताया, ऑलरेडी इनके 4.25 लाख फॉलोअर्स हैं, इनके अच्छे कॉन्टेंट को देखते हैं, तो आप भी ये कर सकते हैं।
सो 3 बिजनेसेस कार्तिक जी हमने शॉर्टलिस्ट कर लिए, और चौथा बिजनेस? चौथा बिजनेस, और जो मुझे सबसे बढ़िया लगता है आज के टाइम में, वो आता है हमारा कपड़ों का बिजनेस। ओके, कपड़ों का तो मत बताओ यार, मेरे कॉम्पिटिटर्स बन जाएंगे। स्मॉल स्केल में, आपका बड़े लेवल पे। स्मॉल स्केल में अगर कोई धंधा शुरू करना चाह रहा है कहीं ना कहीं, तो सबसे बड़ी बात है कि टी शर्ट प्रिंटिंग की मशीन्स आती है काफ़ी ज़्यादा, तो उसको सीख सकता आदमी यूट्यूब से भी, इतनी बड़ी बात नहीं है। कोई प्लेन टी शर्ट लेके आए 150-200 रुपए में, दिल्ली में बहुत बड़ी मार्केट है कहीं ना कहीं, भरे पड़े टैंक रोड गांधीनगर, वही तो बात है। तो वहां से अगर टी शर्ट उठाए और उनपे अलग अलग डिजाइन प्रिंट करे, जो आजकल लोगों को पसंद है स्पेशली, जैसे बेवकूफ.com वहां से शुरू किया था, अभी तो कितने सैकड़ों करोड़ बना लिए। बिल्कुल फंकी बनाता है प्रोडक्ट आज के टाइम में। राइट। सो दोस्तों, ये जो बिजनेस की अभी हम बात कर रहे हैं ना, टी शर्ट प्रिंटिंग का, फिर से वही कह रहा हूँ, सुनने में एक आसान सा आइडिया लगता है। इन चीज़ों में इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि आप उस पर डिज़ाइन क्या प्रिंट कर रहे हैं। आपको एक डिज़ाइनर हायर करना पड़ेगा, उस पर ना अच्छे डिज़ाइंस प्रिंट करने पड़ेंगे। प्रिंट कोई भी कर लेता है, क्या प्रिंट कर रहे हैं, क्या वहाँ पे टेक्स्ट लिख रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके पेज को या जो जैसे भी आप उसको सेल करेंगे, उसको सेल करने में हेल्प करेगा। सो एक डिज़ाइनर आपको चाहिए होगा, राइट? वेरी ट्रू। ओके, तो 4 बिजनेसेस, एक और कोई बिजनेस? एक जो मैं कहता हूँ, अगर किसी बंदे के पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है और वो चाहता है मुझे धंधा करना है, मुझे नहीं पता क्या करना है, उसको मैं कहता हूँ धूप बत्ती का बिजनेस कर लो जाके। ओके। उससे बढ़िया बिजनेस कोई नहीं है। उसमें ना तो ज़्यादा ब्रांडिंग करनी, कहीं ना कहीं आज के टाइम में आपको क्या करना है, अपनी धूप बत्ती बनानी है जो इंसान घर में भी बना सकता है। क्योंकि धूप बत्ती का जो सॉल्यूशन है ना, वो पुराने जमाने से लोग घर में ही बनाते थे पहले, बट बड़ी बड़ी कंपनीज आई, उन्होंने खुद बनाने शुरू किए, फैक्ट्रीज में बने। तो अगर आप सॉल्यूशन बना लो, अमेजोन पे आ जाता है जो शेप दे देता है धूप बत्ती की, वो आपने बना ली, पैकेजिंग करा लो कहीं भी मार्केट से, अपनी पेपर बॉक्स पैकेजिंग कहते हैं उसको, और उसको कराने के बाद जो लोकल के मंदिर के आसपास की दुकानें हैं, या तो वहां दो। अगर वो आपका प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है नहीं लेते, उनके पास हजारों ब्रांड है, तो भाई साहब अपने कुछ बंदे छोड़ दो, 1-2 बंदे, स्टॉल जैसे लगता है ना वोडाफोन एयरटेल के लगते हैं सिम बेचते हुए, इस तरीके से आप मंदिर के बाहर भी बेचोगे ना, तब भी काम हो जाएगा कहीं ना कहीं। क्योंकि बहुत छोटे स्केल के जो लोग हैं उनके लिए हम बिल्कुल बात कर रहे हैं, राइट? क्योंकि सबको काम चाहिए। आप लोग उठाओ, उनको को 500 रुपए पर डे पे बेचेगा आपका माल, राइट? सो दोस्तों, अभी तक जो हमने 5 बिजनेसेस डिस्कस किए ना, वो उनके लिए किए हैं जो 1 लाख भी नहीं लगा सकते, बहुत छोटे स्केल के बिजनेसेस हैं। तो अगर आपका बजट बहुत ही कम है, आप स्टूडेंट हैं और आप काम करके थोड़ा बहुत पैसा भी कमाना चाहते हैं और आगे उस बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, उससे सीखना चाहते हैं, तो ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। अगेन, एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट। बिजनेसेस की तो हमने बात कर ली जी। लेट्स से यहाँ से हम नए बिजनेसेस शुरू करने की बात कर रहे हैं जी। लेकिन जो लोग काम धंधा करके बैठे हैं, बहुत स्ट्रगल है काम धंधे में। इंटरनेट पे सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत इजी है, मैं करके बैठा हूँ, मुझे पता है बहुत मुश्किल है। I know। और अगर आप बड़ी मार्केट्स देखेंगे ना जी, वहां पे तो ऐसा है कि व्यापारी ऐसे आंख खोल के बैठे हुए हैं, भाई मेरा पड़ोसी क्या बेच रहा है, अगर कोई एक आइटम बढ़िया बेच दिया ना, तो अगले दिन वो उसकी दूसरे की भी दुकान पे आके बिकने लगेगा। तो आपके हिसाब से सेल्स एक व्यापारी कैसे बढ़ा सकता है, चाहे वो ऑफलाइन सेल हो चाहे ऑनलाइन सेल? देखो राहुल जी, मैं आपको बताता हूँ, सेल्स और बिजनेस इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। मुझे बिजनेस के अंदर 5 साल हो गए करंटली। 5 साल में मैंने जितना धंधे को समझा अब तक, ये गेम ही माइंडसेट का, स्किल सेट का गेम ही नहीं है ये। आज किसी को हम स्ट्रेटेजी बता दे, बट उसमें जिगरा ही नहीं है उसको परफॉर्म करने का, क्या होगा? आज हमने 5 बिजनेस आइडिया की बात की, लोगों ने सुने होंगे, कुछ लोग पॉडकास्ट सुनने के बाद कोई कपिल शर्मा का शो लगा लेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूट करने के अंदर जिगरा चाहिए। सबसे बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं, सुनने में आसान है, करके दिखाओ। तो मैं तो भाई करके बैठे। मैं तो लोगों को ये कहता हूँ, आप बिजनेस शुरू करो, पहला कस्टमर मैं बनूंगा, राइट? और चाहिए मेरा सपोर्ट, मैं रील पे प्रमोट कर दूं, वो स्टोरी पे कर दूंगा प्रमोट। रील पे तो पैसे लेता हूं मैं लेकिन स्टोरी पे मैं प्रमोट कर दूंगा, मेरे से और क्या चाहिए बताओ? राइट, वेरी नाइस। तो कुछ माइंड स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ, कुछ स्ट्रैटेजी। किसी को अगर अपनी सेल्स बढ़ानी है, सबसे बड़ी बात है 2-3 चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ तो है ना, पब्लिक के अंदर आपको अपना अपीयरेंस दिखाना पड़ेगा। कैसे? सुनो मेरी बात, कम्युनिटी में ज्वाइन होना पड़ेगा। आजकल के बिजनेसमैन बताओ क्या होता है, वो खाली कैबिन में बैठे रहते हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं है। आप ऑफलाइन ऑनलाइन धंधा कर रहे हो आज की डेट में, कम्युनिटीज ज्वाइन करो बहुत सारी। पहले क्या होता था, पहले मैंने बहुत सारी कम्युनिटी ज्वाइन की थी जिससे मेरे कॉन्टैक्ट बने हुए थे। जैसे कोई टीचर्स की कम्युनिटी थी, मैंने ज्वाइन कर ली जाके। कोई अलग बन रही थी, कोई रिलीजन वगैरह की, उसकी हम बात नहीं करेंगे, दंगे हो जाएंगे। और इलेक्शन भी आ रहे हैं भाई, आचार संहिता लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं बट मैं ज्वाइन कर लेता था। क्यों? कॉन्टैक्ट,
कि 500 लोग मुझे जानने लगे। और अगर मैं मान के चलो परफ्यूम बेचता हूँ, जस्ट एन एग्जांपल, और 500 लोगों को ये पता चल गया कि मैं परफ्यूम बेचता हूँ, एक इंसिडेंट ने राहुल जी मेरा दिमाग हिला दिया। इस चीज से लोग समझ जाएंगे कॉन्टैक्टिंग क्यों जरूरी है, जो मैंने आपको अभी बताई, कम्युनिटी ज्वाइन करना। एक पर्सन मेरे पास आए, टीचर थे वो रिपेयरिंग का काम करते थे साथ में पार्ट टाइम में। तो उनसे मेरी मीटिंग वगैरह हुई, उन्होंने मुझे कहा कि कार्तिक जी मैं रिपेयरिंग का काम करता हूँ, आपका कुछ काम होगा बताना। मैं क्या रिपेयरिंग का, कहाँ है दुकान आपकी, शॉप बताओ। सर शॉप वगैरह तो नहीं है मेरी, मैं ऐसे ही रेफरेंस पे चला जाता हूँ। मैं क्या होगा 10-15 हज़ार का धंधा। वो कमाते थे महीने का 2.5 लाख रुपए रिपेयरिंग के काम से। टीचिंग की सैलरी 25,000 रुपये। मुझे समझ नहीं आया, मैं क्या आप बैठो थोड़ी देर, मैं चाय मंगाता हूँ, मुझे बताओ ये चक्कर क्या है। उनके साथ जब मैं बैठा, उन्होंने एक चीज़ मुझे बड़ी बताई, कार्तिक जी रिपेयरिंग का काम इस स्कूल के अंदर इकलौता मैं करता हूँ। ये 5,000 बच्चों को भी पता है, 250 टीचर को भी पता है। मेरे पास इतने कॉन्टैक्ट है कहीं ना कहीं, इस एक स्कूल के थ्रू कहीं ना कहीं वे लोग सीधा मुझे फ़ोन करते हैं। मेरे पास काम ख़त्म नहीं होता पूरा दिन रिपेयरिंग का। सोच के देखो, केवल एक स्कूल में वो टीचिंग का काम करने से 5,000 कॉन्टैक्ट मिल गए। आज कैबिन में नहीं बैठना चाहिए, कम्युनिटीज़ में करना चाहिए। कोई इवेंट हुआ है शहर के अंदर, जाओ स्पॉन्सर कर दो, राइट जाओ। ये अपनी सोसाइटी में कार्तिक जी, जब से सोशल मीडिया आया है, बहुत तगड़ा वाला चैलेंज हो गया है। बिल्कुल। अभी यूथ क्या कर रहा है, क्लासेस भी ऑनलाइन ले रहा है, सब्जी भी ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है, खाना भी ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है, बैग चाहिए वो भी ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है, जूते भी ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है। सो इवेंचुअली हो क्या रहा है, जब पहले यूथ मार्केट में जाता था मान लो जूते खरीदने, तो जूते की दुकान पे जाता था, वहां पे देखता था कि दुकान वाला कैसे व्यापार कर रहा है, उसके पास लड़के हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसके पास रैक्स है उसमें सामान कैसे रखा हुआ है, कैसे उसको बेटर कर सकता है। तो ओवरऑल वो क्या कर रहा था, एक ऐसे बिजनेस को देख रहा था जो कल को वो खुद भी कर सकता है। तो अभी क्या हो रहा है, $1 बिलियन वेबसाइट पे बैठ के वो कुछ ऑर्डर कर रहा है। शुरू में $1 बिलियन वेबसाइट आप नहीं बना सकते, कभी भी। सामान आपके पास लेके आ रहा है डिलीवरी बॉय शायद आप बनना नहीं चाहते। तो इवेंचुअली हो क्या रहा है, ऑनलाइन माल ऑर्डर करके आपके पास जो अपॉर्चुनिटी थी बाहर घूमने की, मार्केट को एक्सप्लोर करने की, वो काफी हद तक यूथ जो है ना वो मिस करते जा रहा है। बिल्कुल राइट। तो जो ये पॉइंट आपने बताया, मुझे लग रहा है ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है कि आप लोगों से जुड़ो। बिल्कुल, बिजनेस तो वही है, लोगों को ही तो माल सप्लाई और एक एक बंदे से नहीं, कम्युनिटी से जुड़ो, राइट, ग्रुप ऑफ पीपल, राइट। एक एक बंदे से कहाँ तक जुड़ जाएगा आदमी। मैं ये आपने बहुत बढ़िया बात की, और मैं रियलिटी बताता हूँ कि हमारे यहाँ ना कॉन्टैक्ट बनाना नहीं चाहता आदमी। मैं जाता हूँ कई बार रिक्शा से, मैं ट्रैवल कर लेता हूँ, रिक्शा वाले का नंबर लेके आ जाता हूँ। इट्स ऑल अबाउट कॉन्टैक्टिंग। कहीं ना कहीं कॉन्टैक्टिंग बनानी चाहिए। आज के टाइम में लोगों में घमंड आ रहे, मैं तो फाउंडर हूँ, मैं क्यों बात करूँ किसी से, मैं क्यों अपने पियोन से बात करूँ। लोगों पे अपने पियोन के नंबर नहीं है, किसके होंगे सोचो। राइट। देखो कार्तिक जी, आज आपके साथ पॉडकास्ट करके ना जी मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं गेस्ट हूँ कि आप गेस्ट हो क्योंकि हम दोनों को बिजनेस का नॉलेज है। Exactly. अभी आइडियली तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं और आपको आंसर करना चाहिए, लेकिन अब जो भी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें मेरे थॉट प्रोसेस भी निकल के आ रहे हैं। टू वे कन्वर्सेशन है, राइट, वही होनी चाहिए। तो बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल। अब एक और जो टॉपिक हम बहुत ज्यादा इंटरनेट पे देखते हैं कार्तिक जी आजकल, वो रहता है ऑनलाइन बिजनेस वर्सेस ऑफलाइन बिजनेस। तो आपको क्या लग रहा है साधारण शब्दों में कि ऑनलाइन बिजनेस करना बढ़िया है या ऑफलाइन बिजनेस? आप कंट्रोवर्सी कराओगे राहुल जी? दंगे नहीं कराएंगे हम। चलो ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन का मैं आपको फंडा बताता हूँ। हाँ, ऑन कहना नहीं चाहिए लेकिन रियलिटी यही है। हाँ, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो वो लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। ओके, दिस इज ए हार्ड ट्रुथ आज के टाइम में। जब तक वो ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं आएगा, अगर आपका अस्तित्व ही ऑनलाइन है कि आपका कोई ऑफिस नहीं है, आपके कोई वर्कर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन कर रहे हो, वो लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा आज की डेट के अंदर। जस्ट एन एग्जांपल, अभी कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम डाउन हो गया, आधे घंटे के लिए हुआ था, फेसबुक भी हुआ, खत्म। अब जस्ट इमेजिन अगर इंस्टाग्राम हट जाए, क्योंकि आजकल जो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो मीम्स बन रहे हैं बड़े प्यारे प्यारे मीम्स बन रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट कह दे आउट, बैन है इंडिया के अंदर, क्या कर लेगा आदमी? हमारा तो धंधा चौपट हो जाएगा। नहीं नहीं, हमें लग रहा है मोदी जी का नाम हमें पॉडकास्ट में नहीं लेना चाहिए, एडिटिंग कर देंगे। बट रियलिटी ये है कि ऐसी चीजें हो रही है मार्केट के अंदर कि कुछ भी हो सकता है इंटरनेट। बट कमाल की बात ये है कि जो लेगेसी बेस्ड बिजनेस है, अगर मैंने मान के चलो कंटेंट क्रिएशन की इंस्टाग्राम पे, मेरे 3,70,000 फॉलोअर है, शायद इसके बाद बढ़ जाए थोड़े, मगर मुद्दा ये है कि अगर मैंने उससे कोई धंधा बना लिया
या मैंने कोई अदर बिजनेस खोल लिया, ऑफलाइन खोल लिया, वो लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा। आप देखो ना पुराने कौन से बिजनेस याद है और फेल कौन से हो रहे हैं। आपने शायद ही सुना होगा कि कोई 25 साल पुरानी हलवाई की दुकान थी वो बंद हो गई, शायद ही। बढ़ते जा रहे हैं, अगर चेंजेस ला रहे हैं तो बढ़ते हैं, पर ऑनलाइन होता है। राइट। तो एक पॉइंट मैं भी यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। बिल्कुल। जो मार्केट प्लेसेस है, और ये मैसेज मैं यूथ को देना चाह रहा हूँ। आप ये सोचो, मान लो मैं एक मार्केट प्लेस हूँ, मैंने एक वेबसाइट बनाया हुआ है, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सब लोग अपने अपने प्रोडक्ट्स को मेरे वेबसाइट पे लिस्ट करते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल आप में से 90-95% लोग लॉसेस में होंगे, ऐसा ही होता है मार्केट प्लेस में। आप में से जो 2-3% लोग तगड़ा पैसा मेरी वेबसाइट पे माल बेच के कमा रहे होंगे, तो मुझे तो पता चल जाएगा आपका माल कौन सा तगड़ा वाला बिक रहा है, पता चल जाएगा ना। एग्री। तो वो माल मैं आपका बिकवाने वाला हूं, या अपनी मौसी के लड़के को आपके प्रोडक्ट की डिटेल भेज के बोलूंगा कि तुम ये बना के बेचो? इस बात को खुद सोचो एक बार। मार्केट प्लेस वाले जो हैं, जो बिलियनियर्स हैं, इंडिया के टॉप रिच में जिनका नाम आता है, वो आपसे पैसा कमाना चाहते हैं, खुद पैसा कमाना चाहते हैं। एग्री। आप अपने बिजनेस की, कार्तिक जी, यूथ जब मार्केट प्लेस पे अपने बिजनेस को लिस्ट करता है और वहाँ पे प्रोडक्ट बेचना शुरू करता है ना, वो अपने प्रोडक्ट की सारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मार्केट प्लेस को दे रहा है। अब मान लो मेरा एक प्रोडक्ट हिट हो गया, मान लो आपने मेरे पोर्टल पे आप बेच रहे थे और वो प्रोडक्ट हिट हो गया जी, क्या मैं अपने सिस्टर कंसर्न, जो मैं बुआ के लड़के या मामा का लड़का कह रहा हूँ, सिस्टर कंसर्न से वो प्रोडक्ट बनवा के नहीं बिकवाऊंगा क्या? गारंटेड। आप मान लो 1000 रुपए में मेरे वेबसाइट पे बेच रहे होगे, मेरी सिस्टर कंसर्न है वो 800 में बेचना शुरू कर देगी, और मेरे कंट्रोल में है आपके पेज को नीचे लाना, आपके प्रेजेंस को नीचे लाना, उसको ऊपर ले जाना। तो एक्चुअली जो लोग मार्केट प्लेस पे बेच रहे हैं ना, उनको यही समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ मोए मोए हो रहा है। ये आपने बहुत बड़ा लेसन दिया है। ये मोए मोए हो रहा है उनके साथ। जो बड़े व्यापारी है ना वो समझ रहे हैं, जो छोटे आज के यूथ है ना वो ये नहीं समझ पा रहे कि बड़े मार्केट प्लेसेस नाम मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन वो कितना तगड़ा वाला गेम खेल रहे हैं। इसके डेटा अगर यूथ देखेगा ना, उनको पता, उनको पता चलेगा, अरे यार ये तो हमारे साथ गेम हो गया। जब तक धंधा अपने कंट्रोल में नहीं होगा ना राहुल जी, तब तक वो धंधा होगा ही नहीं। बिल्कुल 100%। अच्छा, अभी एक और टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो है मार्केटिंग का जी। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में तगड़ी वाली मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, पैसा लगे कम और माल बिके ज्यादा? मैंने इस पे एक मास्टर क्लास की थी मार्केटिंग की, और उसमें मैंने बताया था बड़ी कम इन्वेस्टमेंट पे शुरू हो सकता है मार्केट। लोगों को एक बड़ा कंफ्यूजन होता है आज की डेट में कि ब्रांडिंग प्लस मार्केटिंग, कहीं ना कहीं मैं कंफ्यूजन लोगों को दूर कर दूं। लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग के नाम पे होर्डिंग लगा लेते हैं, जो सबसे बड़ी दिक्कत है। होल्डिंग आपकी ब्रांडिंग बनाती है। ब्रांडिंग का मतलब होता है ब्रांड बनना, लोग आपको जान रहे हैं। मार्केटिंग का सीधा मतलब होता है सेल्स बढ़ाने से, माल बिकना चाहिए, माल बिकना चाहिए किसी तरीके से। तो होल्डिंग लगा के माल नहीं बिकता कभी भी। आपको केवल शहर में लोग जानते हैं कि भैया ये नाम का कोई प्रोडक्ट है, ये नाम का कोई बंदा है। मार्केटिंग की 2-3 ट्रिप मैं आपको बता देता हूं। अगर आप ऑफलाइन धंधा कर रहे हो, पहले ऑफलाइन का बता देता हूं मैं आपको। आपका कोई शोरूम है या कॉस्मेटिक की दुकान है, कपड़ों की है, कहीं ना कहीं उन ऑडियंस को इंगेज करने के लिए है ना, छोटी छोटी टिप है मार्केटिंग के लिए, उनके लिए ना कॉन्टेस्ट निकालना शुरू करो। सबसे बड़ी बात है, चक्कर क्या है कि अगर एक गली के अंदर, और यही होता है शहरों के अंदर, एक गली के अंदर 10 कपड़ों की दुकान है, 10 मोबाइल की दुकान है, अब वो एक के पास क्यों जाएगा? सोचने वाली बात है। तो सबसे पहली जो क्वालिटी यही है, आप कुछ ऐसी चीज करो जो वो इंगेज रहे। जैसे आपने कोई कॉन्टेस्ट निकाल दिया, छोटा सा आपने निकाल दिया, चिट वाला निकाल दिया, एक बाउल के अंदर आपने बहुत सारी चिट रख दी पेपर की कहीं ना कहीं उसके अंदर, और उसमें हर चिट में छोटा छोटा गिफ्ट है, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कोई कैंडी हो सकता है, चॉकलेट हो सकती है, ईयरबड हो सकता, कुछ भी हो सकता है कहीं ना कहीं। इसमें थोड़ा खर्चा लगेगा, करना भी चाहिए, धंधा हो रहा है कहीं ना कहीं। इससे क्या होगा कि रेफरेंस मार्केटिंग खुद ब खुद होगी। कहेगा यार तुझे ईयरफोन लेना है, हर परचेजिंग पे वो तो एक चिट निकलवाते हैं, कोई भी कुछ भी जीत सकता है कहीं ना कहीं। और रखो हर चिट में, किसी में टॉफी, किसी में कुछ, जिससे ये नहीं लगेगा बंदे को कि भाई कुछ है नहीं। ये चीज एक बंदे ने लगाई थी, एक बंदे की सेल डाउन हो रही थी कैफे वाले की मेरे शहर में, तो उससे मेरी बात हुई, उसको मैंने ऐसे ही नींद में ये चीज बता दी, नींद में ही बताई थी मैंने। आप यकीन नहीं मानोगे, उसने 1 हफ्ता चलाई वो चीज, सेम चीज। पहले वो जो धंधा कर रहा था वीकली बेसिस पे, वो ज्यादा नहीं 25 से 30 हजार का कर रहा था। अच्छा। सेल थी उसकी। उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के बाद वो 80,000 से ज्यादा बढ़ी है। ओके। केवल एक छोटी चीज करने। चक्कर क्या थी, ऑडियंस आती थी, फिर वो दूसरे कैफे भाग जाती थी, इंगेज नहीं थी कहीं ना कहीं।
कुछ नया करते रहना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर ऑफलाइन कोई भी बिजनेस है, ये लगा के देखो, ये चीज़ चलने वाली है, सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको मार्केटिंग करनी है ऑनलाइन या ऑफलाइन, अपनी प्रेजेंस डालो, कंटेंट बनाओ। कंटेंट से बड़ी मार्केटिंग नहीं होती है आज के टाइम में कोई। आप देखो ना, एक दिल्ली गुड़गांव की है, वो क्या नाम है उनका, मेरे नाम याद नहीं आ रहा, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ। तो उनका जो कंटेंट है क्या है, राइट, वो कपड़े बेचती हैं बिल्कुल। और आज देखो सुनने में आ रहा है बिग बॉस में भी जाने वाली। हाँ, सो अभी जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ का टॉपिक जी। आ गया है, तो ऑडियंस को थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। देखो, वो भी हवाबाजी से बिजनेस नहीं उन्होंने शुरू किया बिल्कुल। था। वो भी अगर चाहती ना, ये एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है। वो बिल्कुल। अगर चाहती तो घर पे बैठी रहती, हस्बैंड अच्छा कमा रहे थे। 2003 या 2004 में उन्होंने बुटीक शुरू किया था। 2016-17 में ना, जब उनको लगा कि यार चीज़ें ऑनलाइन जा रही है, तभी उन्होंने अपना इंस्टाग्राम वगैरह का पेज बना लिया। जी। वहाँ से उन्होंने धीरे धीरे करके अपने प्रोडक्ट्स को दिखाना शुरू किया। जब जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव वाला वायरल हुआ था ना, तब तक वो ऑलरेडी 3-4 लाख फॉलोअर्स बना चुकी थी। रियलिटी। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें खुद से अचीव कर चुकी थी। बिल्कुल। तो लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें हो सकता है हमें लगे कि एकदम से कोई ग्रो हो गया है, लेकिन एकदम से नहीं होता। एक चीज़ इसमें वो है सबसे बड़ी, कि बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, लाइटिंग नहीं है, कैमरा नहीं है। उन्होंने जब कंटेंट बनाना शुरू किया था, मोबाइल से किया था, राइट। हमने भी जब बनाना शुरू किया था, मोबाइल से किया था। कार्तिक भाई, मैंने पता है क्या किया था, ऑनेस्टली बता देता हूँ, लोग मेरे इंस्टा पेज पे जाके देख भी सकते हैं। जी। मैं अपने घर से अपनी दुकान पे आता था ना, अपने ऑफिस आता जी, था, जी, जी। तो बीच में मैं देखता था एक हार्डवेयर की शॉप है। अच्छा। तो मैं वैसे ही ना अपने फोन से हार्डवेयर की शॉप का वीडियो बना लेता था, अपना नहीं। अच्छा। और उसमें मैं लोगों को बता देता था कि तुम्हें हार्डवेयर की शॉप शुरू करनी हो ना, तो चावड़ी बाजार चले जाना, ऐसे ऐसे सामान परचेज कर लेना, ऐसे ऐसे रेट लगा लेना। क्या बात है। और उसी पे लोग कह रहे हैं कि मुझे रियलाइज हुआ ये इन्फॉर्मेशन तो इंटरनेट पे ही नहीं है। अच्छा। लाखों वीडियोस लोग बना रहे हैं, लेकिन जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है ना, कि लोग ट्रेडिशनल बिजनेसेस को कैसे शुरू कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। ना मैंने कोई लाइट ली थी, ना मैंने कोई माइक लिया था, ऐसे फोन मुंह के आगे रख के ऐसे बोलता था, वॉइस ओवर करते थे। हाँ, वॉइस कवर ऐड कर देता था। तो लोगों को, जैसे आपने कहा, ये समझने की जरूरत है कि हमने आज ये लाइट्स, कैमरामैन रख लिए हैं, लेकिन हमने भी शुरू वहां से किया था जहां हमारे पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे। तो जितने भी बिजनेसमैन इस वीडियो को देख रहे हैं ना भाई, ये लेसन ले लो, कैसे भी वीडियो बनाओ, अपने फोन से बनाओ, चाहे तुम्हारे पास 1500 का फोन हो, कैमरा होना चाहिए। 1500 का तो शायद नहीं आएगा कैमरे वाला, 6000-7000 जितने का भी हो ना, कंटेंट जरूर बनाओ। कार्तिक जी, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ जी। इंटरनेट पे दुनिया भर का कंटेंट लोग बना रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। क्या सारा कंटेंट जो बनाया जा रहा है सही बनाया जा रहा है? ऑनेस्टली बता। अगर इसमें हम कंटेंट को निकाल दे तो ये कह सकते हैं कि हमको बढ़िया बनाया जा रहा है। बट बढ़िया वाला बनाया जा रहा है। बिल्कुल। देखो, सब लोग सही नहीं होते, सब लोग गलत नहीं होते, पहली बात तो ये रियलिटी है राहुल जी। बट मार्केट में ऐसी चीजें हुई है और हो रही है, उनके बारे में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम बताएंगे नहीं, कौन बताएगा। मार्केट में बहुत सारे बिजनेस कोच है, आप भी बिजनेस कोच हो, मैं भी बिजनेस कोच हैं कहीं ना कहीं। हम लोग लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, चाहे मास्टर क्लास के बहाने हैं, चाहे वर्कशॉप के बहाने हैं, तो लोगों को सिखा रहे हैं हम कहीं ना कहीं। बट मार्केट में कॉन्सेप्ट चल रहा है जो बड़ा भयंकर है, उसके बारे में मतलब मुझे बात करते हुए भी मैं हिचक रहा हूँ, करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। वो फनल चल रहा है, फनल, कि आपने 499 की वर्कशॉप ली, उसके बाद 999 की ली, फिर उसके बाद 10,000 का कोर्स खरीदा, फिर 1 लाख की मेंटरशिप ली। ये फनल चल रहा है। ओके। तो मैं मानता हूं कि ये फनल किसी भी तरीके से मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा एक्चुअल में। ओके। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बिजनेस कोच यही कर रहे हैं। उनका रेवेन्यू सोर्स क्या? रेवेन्यू सोर्स ही यही है। राइट। आप मास्टर क्लास दो, वर्कशॉप दो, 2-3 घंटे के अंदर जो टॉपिक कवर किया उसको सिखा दिया, बट उसके बाद भी उसको कोई चीज बेची जा रही है। नहीं, लेकिन कार्तिक जी, एक यहाँ पे पॉइंट ये भी है जी कि ये जो लाइट है 40-50 हज़ार की है, ये कैमरे 1.5 लाख रुपए के हैं, और सारे ये जो माइक हम यूज कर रहे हैं, मैंने खुद 27,500 रुपए के खरीदे हैं। एंड आई वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो भाई 4-5 लाख रुपए तो स्टूडियो बनाने में लग जाते हैं, गारंटेड। तो 4-5 लाख रुपए तो हमने लगा दिए। अब जो बड़े वाले और भी कोचेज हैं जो और ज्यादा पैसा लगाते हैं, तो भाई 2,500-3,000 हज़ार की अगर ट्रेनिंग देंगे तो वो तो इन्हीं का पैसा नहीं निकाल पाएंगे, कभी भी नहीं निकलेगा। लेकिन वो बिजनेस कोचिंग करने के तरीके होते हैं। देखो, बिजनेस कोचिंग मैं भी कर रहा हूँ, मास्टर क्लास मैं भी करता हूँ, पेड वर्कशॉप भी मैं करता हूँ कहीं ना कहीं, बट उनको जोड़ के फनल नहीं बनाता। फनल से बिजनेस कोच का फायदा हो सकता है, लेकिन किसी बंदे का फायदा नहीं होगा कभी भी। लेकिन अब आप एक चीज मेरे को छोटी सी बताओ, मान लो
किसी की जूते बेचने की दुकान है, जी। अब वो भी तो अपना फायदा देख रहा है, उसने दुकान में पैसा लगाया है, जूते भर के रखे हैं दुकान में, कस्टमर आएगा, दीदी बहुत प्यारा लग रहा है, चाहे दीदी पे बिल्कुल गंदा लग रहा हो, वो भी तो कहता है। तो ऐसे तो यार सारे व्यापारी फिर गलत है, तो कंटेंट क्रिएटर्स को हम कैसे गलत? कंटेंट क्रिएटर इस तरीके से गलत है, देखो रेवेन्यू सोर्स जब हमारे और है, दुकानदार के पास एक रेवेन्यू सोर्स है, वो है माल बेचने का। उसके अलावा उसके पास कोई रेवेन्यू सोर्स नहीं है। हमारे पास बेचने के बहुत सारे तरीके हैं। पहली बात, हम अपने कोर्सेज सेल कर सकते हैं, अपनी ई बुक बना सकते हैं, मास्टर क्लास करते हैं, मैं भी करता हूं, वर्कशॉप करता हूं, बिजनेस कोचिंग जाती है, कंसल्टेशन जाती है हमारी। मैं कह रहा हूं खाली कि उस चीज को जोड़ के फनल में बनाना, कहीं ना कहीं आप उनको अलग अलग करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिजनेस कोचिंग दो, विवेक बिंद्रा जी ने भी किया, सबने किया, तो सब लोगों ने किया बिजनेस कोचिंग की, ठीक है। लेकिन जब वो फनल में हो जाती है, किसी बंदे ने 99 डाले, अब 99 की वर्कशॉप में बताएगी भैया धंधा ऑटोमेशन कैसे करे, ठीक, ऑटोमेशन सीख गया बंदा, उसको ऑटोमेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, फिर उसको फियर दिखा दिया किस चीज का, कि अच्छा धंधे का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, और थोड़ा अंदर उसको कहा चलो भाई ये भी सीख लेते हैं। वो सीखते सीखते उसका पता लग जाता है कि वो 1 लाख तक पहुंच जाता है कहीं ना कहीं। तो पैसे तो कमाएंगे ही ना यार, कंटेंट में जब पैसा लगा रहे हैं कोई भी, तो पैसा तो कमाएगा। इंडिया की ऑडियंस के लिए वो चीज़ गलत हो रही है सच में, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है ना, विवेक बिंद्रा जी फेल इसी वजह से हुए, कॉन्सेप्ट फेल क्यों हुआ वो, क्योंकि जब हम किसी इंडियन ऑडियंस से है ना 2-3 हज़ार तक ठीक है, 10 तक भी ठीक है, जब वो लाखों रुपए तक चला जाता है ना, हमें लग रहा है हम वैल्यू दे रहे हैं, और रियलिटी भी है, बिजनेस कुछ वैल्यू दे रहे हैं, मगर मुद्दा ये है कि इंडियन ऑडियंस नहीं एक्सेप्ट करती उस चीज़ को। प्रॉब्लम वहां है जब आप उतनी वैल्यू नहीं दे पा रहे, वो वैल्यू मान ही नहीं सकते। हाँ, फिर किसी दूसरे को बोल रहे हो कि अगर आप आगे कोर्स बेचोगे तो 10% कमीशन तुम्हें मिलेगा, 20% तुम्हें मिलेगा, वो प्रॉब्लम है, वो कोई लाभ नहीं है। और रियलिटी ये है कि कोई इंडियन ऑडियंस, आप उसको कहो कि भाई तुझे मैं 1 लाख रुपए में ये लर्निंग दूंगा, उसको एक्सेप्ट कराना महाभारत हो जाएगा। पर वो फ्लो में, मोमेंटम में, क्योंकि बिजनेस स्किल है, बिजनेस कोच करके, तो वो बेच तो देगा, पर वो बाद में गाली देगा, सबसे बड़ी बात है। ओके, कहीं ना कहीं तो बिजनेस कोचिंग करनी चाहिए, करो बढ़िया तरीके से, लेकिन वो है ना फनल में एक बार जा रहा है, वो चीज। गॉट इट। कार्तिक जी, काम धंधा शुरू भी कर लिया, ठीक है, सेल भी बढ़ा ली, फिर भी घाटे में है व्यापारी, बिल्कुल कॉस्ट को मैनेज नहीं कर पा रहा। कॉस्ट को कैसे मैनेज कर सकते? सबसे पहला तो खुद की कॉस्ट मैनेज करनी पड़ेगी। ओके। बिजनेसमैन आज की डेट में राहुल जी क्या कर रहा है, 1 लाख का धंधा हुआ, सबसे पहले तो अच्छे तो कपड़े लाएगा, सबसे पहले एक बुलेट लाएगा निकलवा के 1-1.5 लाख रुपए की बढ़िया अच्छी खासी, फिर वो गाड़ी परचेज करेगा, एक अच्छा सा कैबिन बनाएगा 10-15 लाख रुपए का, चाहे लोन पे लेके बनाना हो। पहले धंधा उठाने पे ध्यान देना है, सबसे बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि हम 1 लाख रुपए का रेंट दे रहे हैं अपने ऑफिस का और 1 लाख का प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, वो धंधा 6 महीने बाद डूब जाएगा कहीं ना कहीं। कॉस्ट अगर मैनेज करनी है, सबसे पहले खुद से शुरुआत करनी चाहिए आदमी को, सबसे बड़ी बात है। एक बात सोचने की है कि 6 महीने 1 साल की बात है, 2 साल की मान लो मैक्सिमम, आप 2 साल में सस्टेन कर जाएगा धंधा। फिर आप कुछ ही करो, कुछ ही पहनो, कुछ भी खरीदो, मगर स्टार्टिंग में करोगे क्या होगा? स्टार्टिंग में बिजनेस से पैसे मत निकालो, कभी भी नहीं निकालने, लिमिटेड जितना कभी भी, बहुत कम। और क्या कॉस्ट? सबसे बड़ी बात है कि चीज़ों को है ना, अगर आप कॉस्ट कम करना चाह रहे हो धंधे की, तो सबसे पहली बात है छोटी छोटी चीज़ों की निकालो। जैसे किसी धंधे में मान के चलो रेंट है, अगर आपको लग रहा है कि लोकेशन आप चेंज कर सकते हो, बदल दो कहीं ना कहीं, कॉम्प्रोमाइज क्यों करना? कई बार आधे से ज्यादा लोग है ना ईगो में धंधा कर रहे हैं, अच्छा उसने वो लोकेशन ली है, मैं भी वही ले लेता हूँ कहीं ना कहीं जाके, उससे बढ़िया मैं लोकेशन ले लेता हूँ कहीं। उनका प्रॉफिट में ध्यान नहीं है, केवल ये है कि मुझे इससे बढ़िया दिखना है, मुझे अपने कॉम्पिटिशन से बढ़िया दिखना है, प्रॉफिट पे ध्यान ही नहीं है। आप किसी दुकानदार के पास जाके बैठ जाओ, उसको कहो आज का क्या प्लान है, कहेगा आज तो भाई सेट है, हमारे बराबर वाले लाला जी आएंगे, उनके बेटे पास हुए, उनकी आज पार्टी लेनी है। अपने गले पे बैठ के शराब पीते हैं लोग। बताओ, वो मुझे सबसे मैंने बेकार देखा है बहुत सारा, मुझे बहुत बेकार चीज लगती है कहीं ना अपने गले पे बैठ के। मेरे पास ना बहुत सारे लोगों को कार्तिक भाई डीएम्स आते हैं जी, और पूछते हैं ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, यही मुझसे पूछते हैं कि सर अपने बिजनेस में कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि लास्ट 3 मंथ्स में तुम्हारे एक्सपेंसेस जो है ना, वो एक बार मेरे को बता दो। बिल्कुल, उनको पता ही नहीं होता है। इंडिया में 90% लोगों को यही नहीं पता होगा एग्जैक्टली उनके धंधे में पिछले महीने का खर्चा कितना था, पता ही नहीं है किसी 90% को नहीं पता होगा। जब यही नहीं पता तुम्हारे खर्चे कितने, तो कैसे तुम कम मेंटेन कैसे करोगे? क्या कम करना है? कम करने के लिए सबसे पहले तो ये पता रहना चाहिए ना खर्चे कितने हैं। तो अमाउंट क्या है? छोटू 500 रुपए का ये ले या छोटू 700 रुपए का ये ले या, मान लो रजिस्टर में लिख भी लिया, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता। तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि पहले आप मॉनिटर तो करना शुरू करो, राइट?
ओके आगे चलते हैं। जी। कार्तिक भाई बहुत बढ़िया डिस्कशन चल रहा है, मुझे लग रहा है कि ऑडियंस को बहुत मजा आने वाला है और उम्मीद है अभी तक उन्होंने मेरे और आपके पेजेस को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। एग्जैक्टली, और कमेंट भी कर दिया होगा। जी। ऑनलाइन बिजनेस में क्या अपॉर्चुनिटीज है, कम पैसा लगा के यूथ बहुत अच्छा पैसा बना मैं ले? मानता हूँ ऑनलाइन से शुरुआत करनी चाहिए, हाँ। बट ऑनलाइन पे टिकना नहीं चाहिए, ऑफलाइन भी बनाना चाहिए। Right. ऑनलाइन अगर कोई 17, 18, 16 साल का बच्चा है, आज हम देखते हैं 1 लाख कमाने में, अगर आप ऑफलाइन धंधे वाला देखो, एक कोई रेस्टोरेंट खोल के बैठा है, कई बार 50,000 का धंधा दिन का वो नहीं कर पाता। बट आजकल हम एफिलेट मार्केटर्स देखते हैं या फिर कोई और बंदा देखता है जो ऑनलाइन कुछ ई कॉमर्स सेलिंग कर रहा है, वो 1 लाख रुपए की सेल कर रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है तो स्कोप है, और आजकल की जनरेशन के लिए यही बेटर है। सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं कि ऑनलाइन करना थोड़ा आसान हो जाता है, कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें आसान है। अगर कोई बंदा शुरू करना चाह रहा है, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी नॉलेज है टेक्नोलॉजी की, तो मैं मानता हूँ कि वो 1-1.5 लाख तो बहुत आराम से कमा लेगा। जब हमने धंधा शुरू किया था 1 लाख कमाना बहुत बड़ी बात थी, हमें 1 साल लग गया कमाने में। आज हम देखते हैं कि हमारे ट्रेंड करे हुए लोग 4 दिन में कहते हैं सर 1 लाख का धंधा हो गया। अब हमारे टाइम में तो 1 साल लग गया हमें कहीं ना कहीं। तो मैं मानता हूं कि ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। ओके, बहुत ज्यादा। अब ऑफलाइन की बात कर लेते हैं। जी मुझे दुकान खोलनी है जी, लोकेशन कैसे ढूंढूं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आपने कहा। देखो, लोकेशन अगर आपको ढूंढनी है, सबसे पहले तो मैटर करता है बिजनेस क्या है, क्योंकि बिजनेस के तो कोई फायदा ही नहीं है। हमारा बिजनेस क्या है, किसी का मान के चलो फूड से ही लेके चलते हैं हम कहीं ना कहीं। किसी का फूड का कैफे है और उसने सोचा कि यार मैं चलो पिज्ज़ा का खोलूंगा, ठीक है, लेकिन अगर वो थोड़ा ढंग से घूमे आसपास तो उसे पता चलेगा कि यहाँ जाएगी ही नहीं जाएगी। पहली बात तो कोई कैफे में अगर जा रहा है, कोई रेस्टोरेंट में जा रहा है, वहाँ पार्किंग का स्पेस सबसे बड़ी होना चाहिए। मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट फेल ही इसी वजह से हुए, केवल एक पार्किंग का स्पेस नहीं था। हॉस्पिटैलिटी बढ़िया, खाना बढ़िया, 2 चीज से धंधा चलता है रेस्टोरेंट का, बताते हैं। एक तो आपकी सर्विस अच्छी हो, एक खाना अच्छा हो, लेकिन दोनों बढ़िया थी, लेकिन गाड़ी की जगह नहीं थी। और शहर में ज्यादातर गाड़ी वाले लोग थे। छोटे इलाकों में तो चलो पार्किंग स्पेस कम हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेन मार्केट में वो चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां से साला ट्रैफिक ही नहीं आता। सबसे बड़ी बात है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए जहां केवल ट्रैफिक ही ट्रैफिक हो, वहां भी लोग जाना पसंद नहीं करते। पता लगे अंदर बैठ के समोसे खा रहे हैं, हमारी गाड़ी की किसी ने लाइट ही तोड़ दी। ये एक साइकोलॉजी बनी रहती है अगर आपका जो स्पेस है वो ऐसे एरिया में है जहाँ आपकी गाड़ी की सेफ्टी नहीं है। और मैं एक चीज बताऊं, लोकेशन की वजह से बहुत धंधे फेल हुए। मतलब क्या पॉइंट्स होने चाहिए जो दिमाग में रखें जब हमें? देखो, लोकेशन का अगर आपको दगना है, सबसे पहली बात तो उसके अंदर ट्रैफिक ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहली बात तो कि आपको लग रहा है कि हर 5 मिनट में ट्रैफिक जैम लग रहा है वहां, अगर ऐसी लोकेशन आपको दिख रही है तुरंत छोड़ दो, तुरंत। वहां कोई जाएगा ही नहीं। कभी नोटिस कर लेना आप, जो उस रोड पे दुकान खुली होगी ना, सारी खत्म होगी वो, उनका धंधा नहीं उठ रहा होगा, गारंटेड। या तो वो B2B वाले होंगे, उनको खाली माल सप्लाई करना है, या तो वे बैठे होंगे। होलसेल मार्केट में चल सकता है, रिटेल में नहीं चल सकता, कभी भी नहीं। अगर आप रिटेल में तो आदमी को कन्वीनियंस चाहिए, एग्री। होलसेल में तो ये आदमी गलियों में घुस-घुस के माल ढूंढता है। एक चीज और है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अच्छा इस शहर में तो इस गली में बहुत सारी फूड की दुकान है, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ फूड की नहीं, मैं कुछ और खोल लेता हूँ। ये लोगों को भ्रम है बहुत बड़ा, कहीं ना कहीं लोगों। मैंने भी एक वीडियो बनाया था। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसमें यही होता है, लोगों को लगता है भाई मैं कुछ अलग कर लूंगा, और वो अलग के चक्कर में फेल होता है हमेशा। क्योंकि जहाँ 4 मोबाइल वाले की दुकान है ना, तो वहाँ 5वीं भी खोलोगे वो चलेगी। वो 4 खुली ही इसलिए है क्योंकि वहाँ चल रही है, वहाँ पे चल रही है। सबसे बड़ी बात जो मैंने एक एग्जांपल लिया था कार्तिक जी इस टॉपिक का, वो मैंने लिया था कि बहुत सारे आप देखते होंगे ये फैमिली ढाबे हैं हाईवे पे। तो फैमिली ढाबे के बाहर क्या कर लेते हैं लोग, कपड़े की दुकान खोल लेते हैं, कोई मोबाइल कवर्स की दुकान खोल लेता है। कभी नहीं चलती। लोगों को लगता है यहाँ पे 10,000 लोग आते हैं तो मेरा माल भी बिक जाएगा। इतना तो वहाँ पे लोग खाना खाने आ रहे हैं। वेरी ट्रू। 2, 4, 5 कस्टमर आपके पास आ भी गए ना तो आपका खर्चा निकलेगा और प्रॉफिट तो आप भूल जाओ। इसलिए कोशिश करें कि जो भी आप माल बेच रहे हो उसके गढ़ में बेचें। कंपटीशन तो होगा, कंपटीशन से डरोगे तो काम ही मत करो। और मैं कहता हूँ ऑडियंस अगर लोकेशन जाननी है ना, लोकेशन पे जाओ, वहां के लोगों से बात करो। ट्रू, सबसे बड़ी बात है। लोग क्या करते हैं, कैबिन में बैठ के सोचते अच्छा ये लोकेशन बढ़िया रहेगी, ये रहेगी। तो सबसे पहले है ना लोगों से मिलना भी चाहिए। जैसे मैंने ट्रैफिक का बताया, ट्रैफिक का ध्यान रखना है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, लोगों से मिलो। आप जिस लोकेशन में खोलना चाह रहे हो वहां जाके मिलो। अगर वहाँ कैफे, अगर फूड कैफे खोलना है तो अगर वहाँ खाने की दुकानें हैं वो गारंटेड चलेगा ही चलेगा। बिल्कुल 100%। एक और चीज जो मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे यूथ के लिए, भाई जब भी कोई हम काम धंधा करते हैं ना, हम दूसरी वाली हवा में रहते हैं कि मैं तो काम कर ही लूंगा, बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं हम। एक्चुअली क्या है, ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। वो मत करना, कान खुले रखना,
अपने फैमिली वालों की भी बात सुन लेना, अपने रिश्तेदारों की भी बात सुन लेना, दोस्तों की भी बात सुन लेना, ठीक है। हो सकता है कि उनको आपके बिजनेस की नॉलेज ना हो, लेकिन आपके पेरेंट्स ने ना दुनिया देखी है, ये तो लोगों की बातें सुन लेना कान खोल के। ये मत सोचना कि भाई मेरे को तो मैंने स्टडी कर लिया है, सब्जेक्ट पे बिजनेस मॉडल बना दिया तो काम चली जाएगा। लोगों की बात सुन लेना और उनसे आर्ग्यूमेंट करने की जगह उनसे डिबेट्स करना। वो आपको बताएंगे बिजनेस क्यों नहीं चलेगा, आप उनको कोशिश करना एक्सप्लेन करने की कि क्यों चलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी ट्रू। अच्छा, एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, दुकान भी ढूंढ ली, लोकेशन मिल गई, अब माल खरीदना है। मान लो मैंने फुटवेयर्स की दुकान चालू करनी है, कपड़े की चालू करनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चालू करनी है। माल जब मैं परचेज करने जाऊंगा ना होलसेल मार्केट्स में, तो मुझे कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि आपको है ना एक से बात नहीं करनी। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि उनको कोई एक होलसेलर वाला मिला, उसका बिहेवियर अच्छा मिलेगा, बड़े मक्खन मार के वो बात करेगा और उससे वो माल उठा लेते हैं। 10 जगह मिनिमम बात करनी पड़ती है, तब जाके पता चलता है कौन सही है कौन गलत है। कंपेयर करें, हमेशा कंपैरिजन का बहुत बड़ा ध्यान रखना है। होलसेल मार्केट में जब भी जाओ, सबसे बड़ी बात है, पहली बात तो उनसे है ना खरीदने के उससे मत जाओ कभी भी। क्योंकि जब हम जेब में पैसा लेके जाते हैं ना, सामने वाले को पता चल जाता है, वो माल चिपकाएगा बिल्कुल गारंटेड। और होलसेल मार्केट्स में तो ना लोगों ने कोड्स बनाए हुए हैं। अरे पुष्पा दिखाओ इनको, पुष्पा का मतलब बहुत पुराना, बिल्कुल जस्ट इन एग्जांपल। ट्रू समझ रहा हूं मैं। कुछ और बताएंगे, अरे कावेरी दिखाओ इनको। कावेरी का मतलब जिस माल में बहुत ज्यादा डिफेक्ट है, ये व्यापारी दूर का है, एक्सचेंज करवाने ला नहीं पाएगा, इसको कावेरी चेप दो। इस तरह से कोड्स बनाए रहते हैं होलसेल मार्केट्स में। हाँ, तो मैं जब शुरू में, अभी तो खैर हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन जब मैंने काम शुरू किया था तो मैं अपने लिए क्या करता था, मैं जब होलसेल मार्केट में जाता था ना, एक तो जैसे आपने बताया मैं पैसे नहीं लेके जाता था जी। मैं वहां पे जो व्यापारी घूम रहे होते थे ना, उनसे पूछता था कि भाई इस मार्केट में ये चीज की 4-5 बढ़िया दुकानें कौन सी है। 15 लोगों से मैंने पूछा, उसमें से 2-3 नाम ऐसे होते थे जो लोग कॉमन बताते थे। भाई ढींगड़ा जी के पास चले जाना फॉर एग्जांपल। बिल्कुल, अगर 4 लोग ढींगड़ा जी का नाम बता रहे हैं, इसका मतलब वहां जाना कुछ चाहिए, बढ़िया कर रहे हैं, कुछ ना कुछ है वहाँ। हाँ, तो जो व्यापारी वहां घूम रहे होते हैं ना, उनसे अगर पूछा जाए तो बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मिल सकता है जी। और वो बेस्ट चीज ये रहती है कि होलसेल मार्केट्स में ना अलग अलग शहरों से लोग आते हैं, तो उनको ये नहीं होता है मेरा कॉम्पिटिटर है। एग्री। आप दिल्ली से हो, वो लुधियाना से, कोई कोलकाता से है, किसी को तो वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। और भगवान ने हमें ऐसा बनाया है कि हम हेल्प करना चाहते हैं लोगों की। वेरी ट्रू, नेचर है। हाँ, अभी रोड पे मान लो कोई बूढ़ी आंटी खड़ी होगी, अगर हमें गाड़ी से उतर के भी उसको रोड क्रॉस कराना पड़ा ना, हम क्रॉस कराएंगे और हमें अच्छा लगेगा, आज मैंने कोई बढ़िया काम किया है। ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है। सिर्फ उसमें ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है। सही और बात। होलसेल मार्केट्स में आप एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं होते जब परचेज करने जाते हो। एग्री। हाँ, तो ये एक चीज आप लोग बहुत बड़ी चीज बताई आपने। हाँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने शेयर किया। बढ़िया। अच्छा देखो कार्तिक जी, हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। एक जो टॉपिक मेरे हार्ट से जो जुड़ा हुआ है वो है ऑटोमेशन। अच्छा, तो उस पे आपके क्या व्यूज है, वो एक बार आप ऑडियंस को बताओ। ऑटोमेशन बहुत बड़ा पार्ट है कहीं ना कहीं। ऑटोमेशन अगर आप धंधे में नहीं लगाओगे, आप एक धंधे में फंसे रहोगे। और 90% धंधे वाले फंसे हुए हैं, ऑफलाइन बिजनेस वाले स्पेशली। और ऑटोमेशन का सिर्फ एक नियम है, पहली बात तो कि छोटे कामों के लिए लोग रखो, फिर वो छोटे काम के लिए जो लोग रखे हैं वो एक बंदे को रिपोर्ट करे, फिर उसके ऊपर वो को रिपोर्ट करे। मतलब आपको अगर आपकी टीम में, कंपनी में, दुकान में 10 बंदे काम करते हैं, आपको 10 से बात नहीं करनी, आपको एक बंदे से बात करनी है खाली। ऑटोमेशन का सिर्फ एक लाइन में आंसर दूं, वो ये है कि टीम में चाहे 1000 बंदे काम करे, चाहे 1 लाख काम करे, सिर्फ एक बंदे से आपकी जवाबदेही होनी चाहिए कि भाई ये काम हुआ या नहीं हुआ, डिपार्टमेंट चेक कर अपने वाला क्या हुआ है। कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी जी 1000 बंदों से बात नहीं करते, वो अपने पीए से पूछते हैं क्या चल रहा है। राइट, वो एक बंदे से बात करते हैं। ऑटोमेशन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने इसके लिए भी बंदा रख लिया, मैंने इसके लिए ग्राफिक डिजाइनर रख लिया, वीडियो एडिटर रख लिया, और वो 4-5 लोगों से रिलेशन बिल्ड करने में लग जाते हैं और फिर ऑटोमेशन नहीं होता, वो नहीं हो पाता। ट्रूली अग्री, हमेशा। मतलब बहुत बढ़िया एग्जांपल ये है। अंबानी जी जो हैं, बिल्कुल, वो जाके अपने एक पेट्रोल पंप पे थोड़ी फोन करके पूछेंगे कि भाई आज की क्या सेल है। कभी ऑब्वियसली उनके जो टॉप लेवल्स पे होते हैं उनको मंथली टारगेट्स दे दिए जाते हैं। पेट्रोलियम से मेरे को इतने करोड़ का धंधा आना चाहिए और महीने के एंड में मेरे को बता दो इतना धंधा आया है कि नहीं, एक्सपेंस कितना हुआ है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। और बिजनेसमैन की क्वालिटी यही है कि वो हर काम डेलीगेट करता है। Right. आप देखना बिजनेसमैन जो होता है वो फोन तक नहीं मिलाते, पीए रखा है फोन मिलाने के लिए, क्योंकि उनका काम सिर्फ ये है पैसा कमाना। ट्रू। और बहुत सारे जो छोटे बिजनेस है ना, वो तो सॉफ्टवेयर ही नहीं लगाते हैं,
कभी भी नहीं लगाते। और वो सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती ऑटोमेशन का बहुत बेस्ट पार्ट है वो 100% सॉफ्टवेयर। हाँ। तो दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे 1 मिनट और मैं पर्सनली लेने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी ऑटोमेशन किया है। तो सबसे पहले तो आप अपने स्टोर्स पे, अपने सेल्स ऑफिस में एक सॉफ्टवेयर लगवाएं, जिस सॉफ्टवेयर से आप अपने इन्वेंट्री को मैनेज कर सके कि भाई मेरे पास 1000 पीस है, पिछले महीने 200 पीस बिके हैं, मैंने कितने का माल एग्जैक्टली खरीदा, कितने का बेचा, कितना खर्चा हुआ। महीने के एंड में आपको ये पता होना चाहिए मैंने 66,436 रुपये कमाए हैं, ताकि अगले महीने आप ये प्लान कर सकोगे पिछले महीने 66,636 कमाए थे, अब के 5% बढ़ा के इतना मेरे को कमाना है। पता जब होना आपको यही नहीं पता तो आप कैसे चीजें कर सकोगे? कभी नहीं हो पाएगी। और सॉफ्टवेयर आपने लगा लिया, उसमें आप इंपॉर्टेंट डेटा निकालो कि पिछले 1 साल में 10%, टॉप 10% कस्टमर्स आपके कौन से रहे हैं, कौन से आपके मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स रहे हैं, जिससे आपको, तो ये चीजें आप करेंगे तो आप ऑटोमेशन करने में आपको हेल्प मिलने वाली है। सो आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट के लिए हमसे आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हम दोनों को। थैंक यू सो मच कार्तिक जी, आप आए, आप लोगों ने इतना नॉलेज आपने शेयर किया, बहुत मजा आया पॉडकास्ट के अंदर। तो राहुल जी ने जो इनिशिएटिव लिया है कहीं ना कहीं कि नए स्पीकर को बुलाने का, उनके एक्सपीरियंस शेयर करवाने का, ताकि आप लोगों को नॉलेज मिल सके। तो भाई साहब लाइक करो, क्योंकि इस पॉडकास्ट के अगर 10,000 लाइक कंप्लीट हमारे होते हैं तो बिल्कुल हम दोबारा पॉडकास्ट जरूर करेंगे।